दोस्तों, मार्वल यूनिवर्स को शुरू हुए काफ़ी समय हो चुका है और आप सभी आयरन मैन को तो जानते ही होंगे। टोनी स्टार्क, मार्वल यूनिवर्स का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर। आज इस वीडियो में हम स्टार्क फैमिली की सभी ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो एज अ आयरन मैन फैन आपको पता होनी चाहिए। टोनी स्टार्क के पास इतने पैसे कहाँ से आए, स्टार्क इंडस्ट्रीज़ ने कौन कौन से वेपन्स बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टोनी स्टार्क के दादाजी फ्रूट्स बेचने का काम करते थे और टोनी की दादी कपड़े सिलकर घर चलाती थी। मतलब स्टार्क फैमिली पहले से ही अमीर नहीं थी। इसके बाद आते हैं टोनी के पिता हॉवर्ड स्टार्क, जिनका जन्म 15 अगस्त 1917 को न्यूयॉर्क में हुआ था। जैसे जैसे टोनी के पिता हॉवर्ड स्टार्क बड़े होते गए, उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो गरीब ही रहे तो सोसाइटी उन्हें ऊपर उठने नहीं देगी। इसके बाद वो धीरे धीरे पैसे कमाने लगे और फिर उन्होंने 1939 में स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत कर दी। इसके एक साल के बाद लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हॉवर्ड स्टार्क ने पहली बार अर्थ के सबसे रेयर मेटल वाइब्रेनियम को दुनिया के सामने लाया, जो उनकी कंपनी को अफ्रीका में रिसर्च करते हुए मिला था। और उसी टाइम हाइड्रा ने उन्हें मारने की कोशिश की। तब चेस्टर फिलिप्स ने, कैप्टन अमेरिका को ट्रेंड करने वाले मिलिट्री ऑफिसर, ने उन्हें बचा लिया। ये चेस्टर फिलिप्स और हॉवर्ड स्टार्क की पहली मुलाकात थी। इसके बाद चेस्टर ने हॉवर्ड को एसएसआर में शामिल होने को कहा। एसएसआर कुछ और नहीं, शील्ड का पहला नाम था। मीन्स शील्ड की बेसिक शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। एसएसआर में शामिल होने के बाद हॉवर्ड स्टार्क का नाम हर जगह आने लगा। फिर वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर और हाइड्रा से लड़ने के लिए प्लेन्स बनाने लगे। और इन्हीं सब इनोवेशंस के बाद हॉवर्ड स्टार्क को प्रोजेक्ट मैनहट्टन में भी काम करने का मौका मिला। ये पहला एटॉमिक बम बनाने का प्रोजेक्ट था। फिर 1943 में एसएसआर के अंदर प्रोजेक्ट रिवर्स चला, जिसमें सुपर सोल्जर सीरम को यूज़ करके कैप्टन अमेरिका को बनाया गया। बाकी की कहानी तो सबको पता ही है कि कैसे हॉवर्ड ने कैप्टन अमेरिका को शील्ड दी, ट्रेजरेक पर रिसर्च की। फिर 1954 में हॉवर्ड ने मारिया से शादी कर ली, लेकिन उन्होंने अभी भी वेपन्स बनाना बंद नहीं किए थे। और इसी के बाद उन्होंने एंटोन के साथ आर्क रिएक्टर पर काम करना शुरू कर दिया। जहां हॉवर्ड ह्यूमैनिटी की भलाई सोच रहे थे, वहीं एंटोन आर्क रिएक्टर से पैसा बनाने की सोच रहा था। इसलिए उसने चोरी से आर्क रिएक्टर की रिसर्च ब्लैक मार्केट में बेच दी। और ये बात जब हॉवर्ड स्टार्क को पता चली, तो तब एंटोन को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, जहां चोरी का खुलासा ओबेडाइन स्टैन ने किया था। इसी के बाद ओबेडाइन स्टैन और हॉवर्ड स्टार्क की दोस्ती हुई। हालांकि हॉवर्ड स्टार्क को ये नहीं पता था कि ओबेडाइन स्टैन खुद उनकी कंपनी पर कब्जा करना चाहता है। और इसके बाद हॉवर्ड स्टार्क को अकेले ही आर्क रिएक्टर पर काम करना पड़ा। फिर 1970 में जब आर्क रिएक्टर पूरी तरह कंप्लीट हुआ, तभी उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया, यानी टोनी स्टार्क। टोनी और हॉवर्ड की ज़्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि हॉवर्ड अपने काम को लेकर हमेशा चिड़चिड़े रहते थे। हालांकि वो टोनी से प्यार भी बहुत करते थे। इसके बाद हॉवर्ड स्टार्क ने प्रोजेक्ट पेगासस को शुरू किया, जो कि नासा और शील्ड के बीच एक जॉइंट प्रोजेक्ट था, जिसमें ट्रेजरेक पर रिसर्च करके उसकी एनर्जी को किसी तरह यूज़ करना शामिल था। और यही प्रोजेक्ट कैप्टन मार्वल मूवी में भी हमें शो किया गया है, जिसके कारण कैप्टन मार्वल को पावर्स मिली थी, क्योंकि लाइट स्पीड इंजन प्रोजेक्ट पेगासस के अंडर ही बना था। इसके अलावा प्रोजेक्ट पेगासस के अंदर ही एक और बात चल रही थी, एक न्यू एलिमेंट की क्रिएशन। हॉवर्ड स्टार्क आर्क रिएक्टर के लिए ट्रेजरेक की एनर्जी को कॉपी करके एक न्यू एलिमेंट बना रहे थे, ताकि आर्क रिएक्टर कंप्लीट हो सके। हालांकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए वो उस वक्त उस न्यू एलिमेंट को सिंथेसाइज नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को 1974 के स्टार्क एक्सपो मॉडल में ऐड कर दिया, वो भी इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा उसे कंप्लीट जरूर करेगा, जो टोनी स्टार्क ने आयरन मैन 2 में कर दिखाया। इसके बाद 1987 में हॉवर्ड स्टार्क ने हैंक पिम्प के साथ काम किया, पर उन्हें पता लग चुका था कि हैंक पिम्प ही आंट मैन है, तो उन्होंने हैंक से पिम्प पार्टिकल्स को शील्ड के साथ शेयर करने को कहा, ताकि वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। पर हैंक पिम्प ने ऐसा करने से मना कर दिया और यही बात हमें एंट मैन की पहली मूवी में दिखाई गई थी।
इसके बाद हॉवर्ड स्टार्क ने 1991 में एक बार फिर से सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें विंटर सोल्जर के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह हॉवर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क यानी कि आयरन मैन के मॉम एंड डैड की डेथ हुई। फिर उनकी डेथ के बाद टोनी को जार्विस यानी कि उनके बटलर ने संभाला, लेकिन वो भी कुछ सालों बाद चल बसे। हॉवर्ड स्टार्क की डेथ के बाद ओवेस डाइन स्टैन को 1991 से 1992 तक कंपनी का CEO बनाना पड़ा। लेकिन टोनी काफी जीनियस था और स्टैन भी उसे कंपनी की कमान संभालने से नहीं रोक सकता था। इसलिए 21 साल की उम्र में ही टोनी फॉर्च्यून 500 कंपनी का यंगेस्ट CEO बन गया। टोनी के आने के बाद कंपनी और तेजी से बढ़ने लगी और 2008 में एक ऐसा भी वक्त आया कि स्टार्क इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। लेकिन फिर टोनी के आयरन मैन बनने के बाद सब कुछ बदल गया। टोनी ने वेपन्स बनाना बंद कर दिए। पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जाने लगा कि एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेपन्स ही नहीं बनाएगी तो करेगी क्या। और इसी बात को टोनी ने फ्री एनर्जी आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी पर काम करके गलत साबित कर दिया। टोनी ने वेपन्स नहीं बनाए, पर वो सब कुछ किया जो दुनिया की मदद कर सके। टोनी ने बाद में कंपनी के हर लॉस को कवर कर लिया था। इस तरह टोनी और उसकी फैमिली ने स्टार्क इंडस्ट्रीज को इतना बड़ा बनाया। बाकी की स्टोरी तो आपको पता ही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और आने वाले